So next topic is electric flux. First off, what do you mean by flux? Flux means flow, and electric flux means flow of electric field lines. Well, flux means flow, and electric flux means flow of electric field lines. But electric field lines हम किसी पर्टिकुलर एरिया से कंसीडर करेंगे। मतलब जैसे इसकी डेफिनेशन हम कंसीडर करते हैं, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया, मतलब कोई बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया से पास होते हैं, मतलब उस एरिया को अगर क्रॉस करते हैं, तो हम उस फ्लो को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, and that electric flux is proportional to E delta S. Electric flux is represented by phi, and this electric flux is equal to E dot delta S. What is E? E is electric field, and what is delta S? Delta S is surface area, जो हम लोग एरिया कंसिडर कर रहे हैं, जिस एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो एरिया हमने यहाँ पर कंसीडर किया। क्लियर हो गया? जैसे हम यहाँ पर आगे देखते हैं, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज डेल्टा एस। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, दिस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस एरिया इज अ वेक्टर। क्लियर? और अगर ये वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, बराबर? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। एरिया की डायरेक्शन, एरिया इसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं किसी एक पॉइंट पे इस क्रॉस सेक्शन को मैं कंसीडर करता हूं, तो ये जो एरिया होगा ऑलवेज सरफेस के नॉर्मल होगा। सरफेस के नॉर्मल मींस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका एरिया, जिसकी डायरेक्शन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर? ये एरिया हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? एरिया सरफेस के नॉर्मल। क्लियर? जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपके पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो ये सरफेस का एरिया रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब सरफेस के नॉर्मल की तरफ रहेगा। क्लियर हो गया? मतलब कुछ इस तरह से। अगर यही सरफेस ऐसे हो जाए तो एरिया आपका ऐसा, सरफेस ऐसा हो जाए तो एरिया ऐसा। क्लियर हो रहा है? अगर सरफेस ऐसा हो जाए तो एरिया आपका ऐसा, बराबर? सरफेस ऐसा हो जाए तो एरिया आपका इस तरफ। तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल, एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा। क्लियर है? तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। तो एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये हमने लिखा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस, ई एंड एस। एस दैट इज एरिया, सरफेस एरिया, जो हम सरफेस कंसिडर कर रहे हैं उस सरफेस का एरिया। क्लियर है? देखो, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता, आगे बता सकता हूं। जैसे मैं यहां पे दो केस कंसीडर करूं। फर्स्ट केस में लेता हूं यहां पे, इफ E एंड डेल्टा एस आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर थीटा 0 है तो जरा इसमें पुट करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 0, एंड कॉस 0 इज 1, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, ई डेल्टा एस। क्लियर? मतलब कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू कितनी? +1, और अगर +1 मिला तो फ्लक्स कितना मिल जाएगा? ई डेल्टा एस। इसका मतलब फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब हुआ? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर इन सेम डायरेक्शन। क्लियर?
सेकंड केस, इफ बोथ आर perpendicular to each other, perpendicular to each other means theta, then theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree, तो theta 90, तो cos 90 कितना होता है 0, cos 90 is 0, E delta S cos 90 and cos 90 is 0, so phi is equal to 0, phi is equal to 0। मतलब जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगी। ध्यान से समझना, जब दोनों की डायरेक्शन सेम उस टाइम पर मैक्सिमम फ्लक्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया। लेकिन अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक सरफेस है जिसका एरिया इस तरह से है, ठीक है। मैं इसको इस तरह से कंसीडर करता हूं, ये हमारे पास सरफेस रखा हुआ है और इसका एरिया ऐसे नॉर्मल सरफेस के बाहर की तरफ जा रहा है, सरफेस के नॉर्मल बाहर की तरफ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से इस तरफ, मतलब ये डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इस डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। अगर एंगल 0 तो फ्लक्स कितना फ्लो होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ई डेल्टा एस कितना होगा, देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से ऐसे जाएगी और यहां से ऐसे बाहर निकलेगी, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से maximum number of electric field lines crossing from this cross section area if E and S both are in same direction। clear? अब देखते हैं 90 डिग्री के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये लिया हुआ है, ठीक है। अब सरफेस में कैसे ले लेता हूं ऐसा, अब ये सरफेस ऐसा, तो एरिया कैसा हुआ इस तरह से, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, सरफेस की डायरेक्शन एरिया की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है इस तरफ है, एरिया इस तरफ, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास यहां से नहीं होगी। क्लियर? तो हम इसको बोलेंगे एट दैट टाइम फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर हुआ? ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखना, बराबर। चलो मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करें कि मान लेते हैं एक सरफेस लिया है, उस सरफेस को मैं स्मॉल पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, और उन सबको मैं ऐड कर देता हूं, तो हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगा, फाई इज इक्वल टू समेशन ई डेल्टा एस। मैंने क्या किया, वो सारे पार्ट्स जिसको मैंने स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया था उन सभी पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर मैं सभी पार्ट्स को ऐड कर देता हूं तो यहां मैं क्या लिखूंगा, समेशन, ठीक है। और हमने पढ़ा हुआ है कि हम समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि हम समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इफ डेल्टा एस टेंड्स टू 0 और ये डेल्टा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डी में, मतलब डेल्टा एस टेंड्स टू 0 देन इट बिकम्स ds। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ये आपका फ्लक्स। क्लियर है? और यहां पर मैं एक बनाऊंगा सर्कल, एक छोटा सा सर्कल। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि हम जिस सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिस सरफेस के लिए हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, वो सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस है। वो क्या है,
क्लोज सरफेस है। पता चल गया? इंटीग्रेशन करना वैसे ही है जैसे आप करते हैं, इंटीग्रेशन करना वैसे है जैसे आप करते हैं, लेकिन ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं सरफेस का वो कैसा है, एक क्लोज्ड सरफेस का। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। हमने जो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, phi is equal to integration of E dot ds. See, this E represent electric flux. This phi represent flux and E represent electric flux. क्योंकि हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे आगे, तो वहां हम रिप्रेजेंट करेंगे phi of B। क्यों? क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक के लिए, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे phi E, that is electric flux. Clear? Is equal to integration of E dot ds and this integration is for a closed surface. जिस closed surface के अंदर जो चार्ज एनक्लोज किए हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, and this is equal to Q upon epsilon naught। ये गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया था, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब phi एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस, मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जब हम फ्लक्स फाइंड करते हैं, बराबर, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज। मतलब दिस फाई इज इक्वल टू द रेशियो, किसका रेशियो, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज टू एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस का मतलब जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है, हम सिर्फ उसी चार्ज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बाहर जो भी चार्ज होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम कौन से चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, जो चार्ज सरफेस के अंदर है, एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एंड दिस इज टू एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन नॉट, then phi is equal to Q upon epsilon naught। ये गॉस ने लॉ दिया था। क्लियर? इसका हम प्रूफ पढ़ते हैं। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, मैंने ये स्फीयर कंसीडर किया है, यहां सेंटर O है इसका, यहां से यहां तक इसका रेडियस मैंने R लिया हुआ है, और मेरे पास यहाँ पे मैं जो डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, ये फ्लक्स यहाँ पे मैंने प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, ध्यान देना, ये इस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं, हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, क्यों? ठीक, देखो ये पॉइंट मान लिया हमने कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा होगा, बाहर की साइड। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा चार्ज कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया। अंडरस्टूड? सी, पॉजिटिव चार्ज क्या ऐसे बाहर की साइड हम कंसीडर करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। जैसे ये आपका क्लोज सरफेस है, यहाँ पे ऐसा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये सरफेस, सरफेस के नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ऐसे बाहर की साइड, तो ये हो गया आपका ds, एरिया की डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। याद रखना, अभी आगे हम देखेंगे। ये पूरा सिस्टम कंसीडर हो गया, इसके अंदर चार्ज कितना एनक्लोज किया है, Q, तो हम सिर्फ इसी चार्ज Q की ही बात करें। मान लेते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर एक स्मॉल पॉइंट की बात करते हैं, एक स्मॉल पॉइंट की, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे जो कंसीडर किया, ये जो हमारे पास है, इसका एरिया मैंने कितना कंसीडर किया है, ds। ये स्मॉल पार्ट का एरिया मैंने कितना कंसीडर किया है, ds, और ds सरफेस के नॉर्मल बाहर की तरफ। क्लियर? हम यहाँ पे फाइंड करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। देखना, हम देखेंगे, देखो यहाँ पे, हियर phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू E ds cos 0। Why 0? बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल दोनों के बीच में 0, तो cos 0, क्योंकि E ds cos थीटा होता है, तो cos थीटा की जगह हमने कितना रख दिया, 0, और 0 cos 0 कितना होता है, 1। ये इक्वेशन कितना मिलेगा, therefore phi E
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। क्लियर? नाउ मैं क्या करता हूं, ये इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे, ई को बाहर रख लेते हैं। व्हाट इज द अंदर क्या बचा, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया, बराबर। ये एक इजी वे, आप ऐसा करो, यहां जितने भी सरफेस एरिया हम ले रहे हैं इसको आप ए कंसीडर कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एरिया हम ए से लिखते हैं, एस कंफ्यूज हो गए, कितने लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में भी आप सरफेस एरिया को एस की जगह पर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई डी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, क्लियर? सो दिस इज ई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इज ए। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया। किसका एरिया? ये जो हमने यहाँ पे सरफेस कंसीडर किया है इसका एरिया। कितना एरिया इसका? एरिया होगा इसका, बट एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। पता है ना इसका एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ठीक है, बट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या हुआ, देयरफॉर फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ई की जगह पे, और एरिया की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा आपके पास, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Therefore phi E is equal to Q upon epsilon naught. This is the formula of electric flux in for a closed surface. बराबर, ये गॉस ने बताया था आपको। तो गॉस लॉ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ ने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये इसका प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, इजी है। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, हम एक सरफेस कंसीडर करते हैं। इस सरफेस में यहाँ पे हम सेंटर O लेते हैं, यहाँ पर हमने चार्ज प्लस Q रखा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने R लिया हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की साइड, एरिया सरफेस के नॉर्मल बाहर की साइड। यहाँ पे क्या किया हमने, एक पर्टिकुलर पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। ये स्मॉल पॉइंट हमने कंसीडर किया। अगर हम स्मॉल पॉइंट का इंटीग्रेशन ले करके, अगर हम स्मॉल पॉइंट का फ्लक्स फाइंड करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ई डी ए कॉस 0, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए थीटा 0, सो कॉस 0 1। क्लियर? दूसरा, फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक है, ई को हमने बाहर लिया, डी ए का इंटीग्रेशन ए, सो फाई इज इक्वल टू ई ए। व्हाट इज ए? एरिया। किसका एरिया? जो सरफेस कंसीडर किया है उसका। कितना एरिया होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर। तो देयरफॉर फाई ई फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई, और एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 किया, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और यही वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इसको हम इक्वेशन 2 रखते हैं, और ये इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो E की जगह पे क्या पुट करेंगे, therefore phi is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon r square, 4 pi r square, therefore phi is equal to Q upon epsilon naught. क्लियर? सी, एक चीज ध्यान रखना, ये जो फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है। हमने क्या लिया है,
फाई इज इक्वल टू ईडीए, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया क्या क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास यूनिट है, हम डायमेंशन फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1l3t-3 and a-1. This is the dimensional formula of electric flux. क्लियर। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान रखना ये जो चार्ज है ये सिर्फ क्लोज्ड सरफेस का ही होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये गॉस लॉ हम अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं, गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी क्लोज सरफेस, फॉर एनी क्लोज सरफेस। वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है और किसी भी साइज का हो सकता है। इट कैन बी ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, द शेप may be of can be of any the shape of the closed system is of any irregular or regular type. क्लियर। जैसे मान लेते हैं ये कंसीडर कर लो, ये हमने ले लिया, ये हमने कंसीडर कर लिया, ये आपने कंसीडर कर लिया, ये आपने कंसीडर कर लिया। क्लियर। तो ये सब क्या है, ये एक क्लोज सरफेस, ठीक है। सिलेंडर ले लिया हमने, स्फीयर ले लिया, प्लेन शीट ले लिया, ठीक है, फिर हमने ये कोई भी इरेगुलर शेप ले लिया। तो इन सब में जो चार्ज हम कंसीडर करते हैं, इन्हीं क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होंगे हम उसी को ही कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है, जैसे यहाँ पे Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है। तो इस सिस्टम का, ये मेरे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम मैंने कंसीडर किया और इस सिस्टम में हमें फाइंड करना है इसका फ्लक्स कितना। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q/ε0, और वो Q कौन सा Q है, Q इज द टोटल चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस। तो यहाँ क्लोज सरफेस कौन सा है, ये है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्ज, Q1 प्लस Q3 अपॉन ε0, ये आपका टोटल चार्ज ये हुआ। क्लियर हो गया। और इसी ये जो Q2 Q4 है ये सरफेस के बाहर है, इसलिए हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसी को कंसीडर करेंगे जो क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है। और इसीलिए ये जो क्लोज सरफेस है हम इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। क्लियर हुआ, बराबर।